नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 12वें चैप्टर उष्मागतिकी का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जल की विशिष्ट उष्माधारिता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जल की विशिष्ट उष्माधारिता के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। इसको हम परिभाषित करेंगे, विशिष्ट उष्मा होती कितनी है ये भी हम यहां पर देखने वाले हैं। साथ में इस विशिष्ट उष्मा के प्रभाव और उपयोग भी यहां पर आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्लासमेट्स के साथ में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विशिष्ट उष्माधारिता की। देखिए, विशिष्ट उष्माधारिता होती क्या है, हमने लास्ट चैप्टर में विशिष्ट उष्मा के बारे में पढ़ा है, उष्माधारिता के बारे में पढ़ा है। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाता हूं। देखिए, विशिष्ट उष्मा से पहले में हम बात करते हैं, पहले देख लीजिए उष्माधारिता। उष्माधारिता का मतलब है कि उष्मा ग्रहण करने की क्षमता, कि किसी मैटर के द्वारा उष्मा ग्रहण करने की जो क्षमता है उसी को ही हम उष्माधारिता कहते हैं। या हम दूसरे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं उष्माधारिता को कि प्रति डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए किसी पदार्थ को दी गई उष्मा उसकी उष्माधारिता कहलाती है। अब उष्माधारिता के पश्चात हम बात करते हैं विशिष्ट उष्माधारिता। तो विशिष्ट उष्माधारिता में यहां पर द्रव्यमान भी, जो मैटर है उसका द्रव्यमान भी हम लेकर चलते हैं कि प्रति एकांक द्रव्यमान का प्रति डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा को हम विशिष्ट उष्माधारिता कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी पदार्थ का प्रति एकांक द्रव्यमान का प्रति डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा विशिष्ट उष्माधारिता कहलाती है। और हम आज के इस वीडियो में जल की विशिष्ट उष्माधारिता या सिर्फ विशिष्ट उष्मा की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं विशिष्ट उष्माधारिता की डेफिनेशन, ताकि हम इसको बेटर तरीके से समझ सकें। विशिष्ट उष्माधारिता, विशिष्ट उष्माधारिता देखिए क्या है कि किसी पदार्थ के प्रति एकांक द्रव्यमान का, किसी पदार्थ के प्रति एकांक द्रव्यमान का, प्रति एकांक द्रव्यमान का प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए, ताप बढ़ाने के लिए दी गई उष्मा, दी गई उष्मा विशिष्ट उष्माधारिता कहलाती है। विशिष्ट उष्माधारिता कहलाती है। विशिष्ट उष्माधारिता कहलाती है। ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ है कि जल का हम एकांक द्रव्यमान ले लें और उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी भी हमें उष्मा खर्च करनी पड़ती है उसी को ही हम कहते हैं जल की विशिष्ट उष्माधारिता। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि जल का, यदि हम 1 ग्राम जल ले लें और उसका टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ाने के लिए दी गई उष्मा 1 कैलोरी होती है। एक बार मेरी बात को फिर से समझ लीजिए कि हमने जल की मात्रा ली है 1 ग्राम और उसका टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो दी गई उष्मा 1 कैलोरी होती है। दी गई उष्मा कितनी होती है? 1 कैलोरी। उसको हम दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे। एक बार समझ लीजिए जो मैंने अभी बोला है कि जल के
जल की 1 ग्राम मात्रा का ताप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए दी गई उष्मा 1 कैलोरी होती है। 1 कैलोरी होती है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो इसकी विशिष्ट उष्मा है वो कितनी होगी। देखिए, जल की विशिष्ट उष्मा जल की विशिष्ट उष्मा धारिता। तो जल की विशिष्ट उष्मा धारिता यहां पर 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान में वृद्धि करने पर 1 कैलोरी होती है। तो ये हो गई है 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, मैं यदि इसको 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो यह आ जाएगा 1 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी 1000 से ऊपर गुणा करेंगे तो किलो कैलोरी हो गया, 1000 से नीचे गुणा करेंगे तो 1000 ग्राम को मैं लिख देता हूं किलोग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1000 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो एक कैलोरी होती है वो हम ये जानते हैं 1 कैलोरी बराबर होती है 4.186 जूल के। ये दोनों में रिलेशन होता है। क्लियर। यहां पर आप ध्यान देंगे तो 4186 जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या प्रति केल्विन। तो देखिए जल की जो विशिष्ट उष्मा होती है, जल का यदि हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमें 1 किलोग्राम जल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें 1 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 4186 जूल की आवश्यकता हमें होती है। हम आपको बता दें कि जल की जो विशिष्ट उष्मा होती है ज्ञात सभी द्रव और ठोसों में सबसे ज्यादा होती है। जल की जो विशिष्ट उष्मा होती है, अभी तक जो ज्ञात जितने भी ठोस और द्रव होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जल की विशिष्ट उष्मा होती है। देखिए इसका यूज भी हम इसका मतलब है कि इसकी जो अवशोषण या उत्सर्जन क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं, अन्य पदार्थों की तुलना में इसका टेम्परेचर बढ़ाना मुश्किल कार्य है। कि विशिष्ट उष्मा धारिता का मतलब है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा प्रति एकांक द्रव्यमान का। तो इसकी विशिष्ट उष्मा धारिता सबसे ज्यादा, इसका मतलब है कि इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें सबसे ज्यादा उष्मा देनी पड़ती है। अब जब ज्यादा उष्मा देंगे और टेम्परेचर कम करने के लिए भी सबसे ज्यादा उष्मा की आवश्यकता हो, मतलब ज्यादा उष्मा का उत्सर्जन करेगा। एक बार मेरी बात को फिर से सुन लीजिए कि जल को गर्म करने के लिए ज्यादा उष्मा देनी पड़ती है और जल जब ठंडा होता है तो ज्यादा ही उष्मा का उत्सर्जन भी करेगा। क्लियर। तो यहां पर जल की जो विशिष्ट उष्मा होती है वो सर्वाधिक होती है। जल की विशिष्ट उष्मा ज्ञात सभी जितने भी ज्ञात है हमें, जिनकी विशिष्ट उष्मा हमने निकाल रखी है, ज्ञात सभी ठोसों व द्रव से सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक होती है। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इसका प्रति डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें सर्वाधिक उष्मा की आवश्यकता होती है और उत्सर्जित, ये इसका मतलब हुआ कि ये देरी से गर्म होता है। इसे गर्म करने के लिए, इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा उष्मा की आवश्यकता पड़ती है। देखिए मैं यहां पर एक ही स्टेटमेंट लिख देता हूं, जल को गर्म होने पर या
जल का ठंडा होने पर, ठंडा करने में ज्यादा समय लगता है, ज्यादा समय लगता है, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता सर्वाधिक होती है। इसका मतलब एक बार और भी समझ लीजिए कि इसकी जो अवशोषण क्षमता होती है, अवशोषण क्षमता और ऊष्मा उत्सर्जन की जो क्षमता है वो अन्य पदार्थों की तुलना में सर्वाधिक होती है। तो यहां पर मैं ये स्टेटमेंट भी पुट कर देता हूं कि जल की अवशोषण, ऊष्मा अवशोषण, ऊष्मा अवशोषण या उत्सर्जन की क्षमता सर्वाधिक होती है, उत्सर्जन की क्षमता सर्वाधिक होती है। देखिए जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या जल की विशिष्ट ऊष्मा सभी तापों पर सेम रहती है? तो इसका आंसर नहीं। जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं विशिष्ट ऊष्मा धारिता डिक्रीज होती चली जाती है, कम होती चली जाएगी और कम होते होते 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की विशिष्ट ऊष्मा न्यूनतम हो जाती है। फिर उसके पश्चात जल की विशिष्ट ऊष्मा फिर से बढ़ने लगती है। तो विद्यार्थियों, जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, लेकिन वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में वेरी करती है, बदलती है। हालांकि अल्प परिवर्तन होता है, उसको हम लगभग 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड लेकर चल सकते हैं। अल्प परिवर्तन होता है। अब देखिए जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अत्यधिक होती है, इसका उपयोग कहां होता है? तो देखिए जो सिकाई करने के लिए हम गर्म जल की थैलियों का प्रयोग करते हैं, तथा जो रेडिएटर होता है, मशीनों के अंदर लगा जो रेडिएटर होता है उसको ठंडा रखने के लिए हम प्रशीतक के रूप में जल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जल के द्वारा सबसे ज्यादा अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे ज्यादा ऊष्मा ग्रहण की जाती है। क्लियर? तो देखिए ये भी देख लेते हैं हम। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर के साथ में जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो तापमान बढ़ाने पर पहले जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता घट जाती है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम होती है। फिर तापमान बढ़ने पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता भी बढ़ जाती है। किस तरीके से बदलती है देखिए। कि जल का ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर विशिष्ट ऊष्मा पहले घटती है, फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम हो जाती है, और अधिक ताप बढ़ाने पर जल की विशिष्ट ऊष्मा बढ़ती है, जल की विशिष्ट ऊष्मा बढ़ती है, इंक्रीज होती है। क्लियर? यदि हम विशिष्ट ऊष्मा तथा ताप के मध्य वक्र खींचें, ग्राफ खींचें, तो किस प्रकार का ग्राफ है हमें प्राप्त होने वाला है वो देख लीजिए। एक तरफ हम ले लेते हैं विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा धारिता। देखिए ये जो विशिष्ट ऊष्मा धारिता हम ले रहे हैं वो कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में ले रहे हैं, इस तरफ लेकर हम चल रहे हैं। इसकी जो वैल्यू है वो यहां पर मैं लिख देता हूं, इसकी जो वैल्यू है वो यहां पर है 1.000 और इसका मान यहां पर है 1.004 और यहां पर इसकी जो वैल्यू है वो है 1.008 और यहां पर है 0.996।
इस तरीके से इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। दूसरी तरफ हम लेकर चल रहे हैं ताप, और ये जो तापमान हम लेकर चल रहे हैं वो डिग्री सेंटीग्रेड में हम लेकर चलेंगे। तो दोनों के बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो देखिए हमें किस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होने वाला है। ये जो टेम्परेचर है ये 0, यहां पर मैं ले लेता हूं 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और जल का तापमान मैक्सिमम होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए यहां पर जल का जो विशिष्ट उष्मा होती है वो लगभग 37 डिग्री के ऊपर न्यूनतम होती है। जल की विशिष्ट उष्मा यहां पर क्या होगी, न्यूनतम होगी, वो 1 से नीचे भी हो जाती है। और जब 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री के बीच में होता है टेम्परेचर, तो लगभग ये यहां पर 14.5 से 15.5 डिग्री का जो परिवर्तन है उसके ऊपर 1 के इक्वल होगा इसका मान। इस तरीके का ग्राफ हमें प्राप्त होने वाला है। एक बार इस ग्राफ का विश्लेषण कर लेते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी जो विशिष्ट उष्मा है वो हालांकि 1 के नजदीक ही है, बट 1.008 वो डिक्रीज होते होते 14 से 15 डिग्री के बीच में हो जाती है 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड के। और जब 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो इसका मान थोड़ा और कम हो जाता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर जब हम फिर से बढ़ाने लगते हैं तो इस विशिष्ट उष्मा का मान बढ़ता हुआ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.008 के समथिंग फिर से हो जाता है। तो जल की जो विशिष्ट उष्मा धारिता है वो ताप के साथ में पहले डिक्रीज होती है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम हो जाती है, फिर से उसका मान बढ़ता है, इंक्रीज होता है। क्लियर। अब जल की विशिष्ट उष्मा को ध्यान में रखते हुए ही इसको हम जल को जो रोगी होते हैं उनकी सिकाई के अंदर गर्म जल की थैलियों का प्रयोग करते हैं। इसके साथ में रेडिएटर के अंदर प्रशीतक के रूप में जल का प्रयोग करते हैं। दोनों ही चीजों को हम समझेंगे। देखिए इसी गुण का हम प्रयोग करते हुए जल के उपयोग यहां पर देखने वाले हैं। देख लीजिए, रोगी के अंगों की सिकाई करने के लिए, अंगों की सिकाई करने के लिए गर्म जल की थैलियों का प्रयोग करते हैं। जल की थैलियों का प्रयोग करते हैं। देखिए गर्म जल की थैलियों का प्रयोग क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजन समझ लीजिए। क्योंकि जल देरी से ही गर्म होता है, देरी से ही ठंडा होता है। तो वो गर्म जल है तो वो धीरे धीरे ठंडा होगा, कई देर तक वो गर्म ही रहेगा, लंबे समय तक गर्म रहेगा। इसके अलावा जल के द्वारा उत्सर्जित उष्मा 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा तो उसके द्वारा उत्सर्जित जो उष्मा है वो भी ज्यादा होगी। तो गर्म जल की थैलियों का जब हम उपयोग करते हैं तो उसके द्वारा उत्सर्जित उष्मा अन्य पदार्थों की तुलना में सर्वाधिक होती है, इसलिए जल का प्रयोग करते हैं। दूसरा उपयोग देखेंगे रेडिएटर में। रेडिएटर में जो रेडिएटर है मशीनों में लगा हुआ इंजन का ही पार्ट होता है, ये गर्म हो जाता है। इसको हम ठंडा रखने के लिए ऐसे पदार्थ का प्रयोग करते हैं जो अधिक से अधिक उष्मा को अवशोषित कर सके, अधिक से अधिक उष्मा को ग्रहण कर सके। रेडिएटर को ठंडा रखने के लिए जो पदार्थ प्रयोग में लेते हैं उसको हम कहते हैं प्रशीतक। तो रेडिएटर में प्रशीतक के रूप में जल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे? जल का प्रयोग करेंगे, जल का प्रयोग किया जाता है। तो विद्यार्थी ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें आपने जल की विशिष्ट उष्मा के बारे में संपूर्ण जानकारी ली है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।